अस्सलामुअलैकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप ज़ैनब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम आपको बताएं कि ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। 12 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, अब उसकी क्या पोजीशन होगी, अपोजिशन क्या करेगी, पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस हैं, इस बारे में आज बुखारी साहब हमें तज्जिया देंगे। और प्रोग्राम में हम बात करेंगे हसीना वाजिद के इस्तीफे के बाद इस वक्त क्या सूरत हाल बन रही है और क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, इस बारे में भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और ईरान जवाबी कार्रवाइयों के बारे में इसराइल के खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी बनाने वाला है और क्या हिकमत अमली पर आगे अमल किया जाएगा, इस बारे में भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। बुखारी साहब, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर दिया गया है, ठीक है, तो अभी क्या ज़रूरत थी इस बिल को मंजूर करने की और हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शंस हैं अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है पीटीआई? देखिए, गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा रिकॉल करना चाहिए पूरी सूरत हाल, ताकि हम समझा सकें अपने व्यूअर्स को। एक अजीब व गरीब किस्म का जुडिशल एक्टिविज्म पाकिस्तान में जारी है, अब से नहीं है, बहुत अरसे से जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत देर पहले से ये तय किया हुआ है कि मुल्क हम चलाएंगे। वो ना पार्लियामेंट का काम है, ना हुकूमत का काम है, ना कबीना का काम है। हम तो छोटे छोटे माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे जी, हम कर लें जो करना है। लिहाजा इसमें हमने देखा कि हम यहाँ तक गए कि एक चीफ जस्टिस साहब जो डैम बनाने चल पड़े थे, फिर वो डैम की फंड रेजिंग के लिए गए। कभी सुना है आपने ये कि सब कुछ होता था? ये नहीं सुना होगा। कभी आपने सुना कि जज आवाज़ें दे रहे हों कि मुकदमा मेरे पास लेके आए, मैं करूँगा फैसला, चौक में नहीं होना? कभी नहीं सुना ना, लेकिन ये हुआ और ये हो रहा है। तो एक तो ये जुडिशल एक्टिविज्म जो है, इसको बिलाखिर ख़त्म होना। मैं ये नहीं कह रहा कि आज के इस पार्लियामेंट की कार्रवाई से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसको ख़त्म तो होना है। अब आपने पूछा कि ये क्यों बनाना पड़ा, ये क्या वजह तस्मीया बनी इसकी कि पार्लियामेंट को एक्ट करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चलते हैं। जो 8-5 की जजमेंट आई है, उसमें जो हुकूमत की तरफ के कानूनदान हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि अदालत उज़्मा ने आइन को रीराइट करने की कोशिश की है। हम उनकी बात को दरखुर इतना ना समझते अगर साथ बैठे हुए उसी यानी जो बेंच था उसके जजेस ने सब कुछ ना कहा होता। उन्होंने भी ये कहा कि आइन की फ़लाँ आर्टिकल जो है उससे रूगर्दानी की गई है और ये आइन की वायलेशन है। अभी तो 2 जजेस का इख्तिलाफी नोट सामने आया ना, अभी 3 बाकी रहते हैं जिनमें काजी साहब भी हैं। ठीक, लिहाजा ये ज़रूरत क्यों पड़ी उसका थोड़ा सा तय कर लेते हैं। असल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन वाज अंडरमाइंड, वो अकेला पड़ गया था। अब इलेक्शन कमीशन जाए तो जाए कहाँ? जो कुछ उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा था, जो कुछ वहाँ सुना जा रहा था, उससे तो इलेक्शन कमीशन नाम की कोई चीज़ सिरे से मौजूद लगती ही नहीं थी। वो अपने आइनी हदूद में रह के किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करे, किसी से उसकी शनाख्त का बल्ला छीन ले, कोई भी छोटी मोटी पर्ची की बात करे, वो सुप्रीम कोर्ट कहती है हम तय करेंगे, आप तो कोई नहीं होते। तो एक आइनी अदारा, देखें, ये चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ये ऑफ शूट्स हैं पार्लियामेंट के जिसने आइन बनाया था और उस आइन के तहत ये अदारे कायम हुए थे। ये किसी भी सूरत में ओवर एंड अबव पार्लियामेंट नहीं जा सकते। इसीलिए हमने देखा कि एक तवील अरसे से हमारे मुल्क में सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है। और ये भी हैरतनाक बात आपको मैं बताऊं कि सारे सियासतदान कहते हैं, वो चाहे इस साइड के हैं चाहे उस साइड के हैं, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। तो भाई फिर होने देना। लिहाजा पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो इलेक्शन एक्ट है इसमें अमेंडमेंट के बारे में सोचा, गौर किया और बिलाखिर ये तरमीम जो है असेंबली में आ गई। इसके ऊपर जो गुफ्तगू हुई वो मेरे ख्याल से दोहराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि नाज़रीन ने वो सारा तमाशा टीवी स्क्रीन पर देखा है। जो कुछ कहा गया, जो हुल्ला गुल्ला हुआ वहाँ पर, जिस तरह एजेंडों की कापियाँ फाड़ी गई, इससे हमें कोई गरज नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है या नहीं। ठीक है जी। इलेक्शन कमीशन के लिए अब 2 रास्ते रह गए थे। एक तो ये कि वो आंखें बंद करके जो सुप्रीम कोर्ट उसको कह रही है उस पर अमल करे, जो हुकूमत को भी सूट नहीं करता था और जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के साथ मेल भी नहीं खाता। लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन के पास एक इंस्ट्रूमेंट आ गया है कि जनाब आपका फैसला मैं इसलिए नहीं मानता कि पार्लियामेंट ने अब लेजिस्लेशन कर दी है, उसके ऊपर अमेंडमेंट हो गई है, अब आपका जो फैसला है वो नल एंड वाइड हो गया है। ठीक, क्योंकि उसमें जहां जहां इबहम था वो दूर कर दिया गया है। एक बात। दूसरी बात यह है
कि जहाँ कहीं भी इबहम हो और मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए, सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि उस खिला की निशानदही करके वो कानून वापस पार्लियामेंट को भेज दे। किसी ने ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया है, ना उसके पास ये है कि वो गैप्स जो है वो खुद फिल करना शुरू कर दे। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो जब भी कोई फैसला करता है सुप्रीम कोर्ट, वो एक तशरीह करता है उस फैसले की कि ये फैसला मैंने इन बुनियादों पर दिया है। ठीक है, अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवर रूल जो किया गया है, क्या आपको लगता है ये लीगली दुरुस्त है? देखिए, पहले तो हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि क्या वो फैसला लीगली दुरुस्त है। तो जैसा मैंने कहा कि फेलो जजेस ने पॉइंट आउट किया कि नहीं जनाब, यहाँ इस आर्टिकल की आइन के वायलेशन हुई है। तो बुखारी साहब, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा जब पीटीआई देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अब आप आ रहे हैं ना उस तरफ, वो वहाँ हम जरा चलते हैं, थोड़ा सा ज़रा और हम बहस कर लें, फिर वहाँ पहुँच जाएंगे। लिहाजा अब ये तय करना है कि जहाँ आइन खामोश है वहाँ हुकूमत को खुद चाहिए कि वो इनिशिएट करे और उन गैप्स को फिल कर दे। ठीक, बजाय इसके कि हर कानून को उठा के सुप्रीम कोर्ट बाहर फेंके, आप खुद अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा हों और कानून को और आइन को बेहतर करने की कोशिशें सीमेंट के अंदर हो सकती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का रोल है वो इसकी इंटरप्रिटेशन का है, कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट का नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन ब्लैटेंटली रीराइट हो रहा है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट की बात हम कर रहे हैं, अगर मैं हाई कोर्ट्स पे जाऊंगा तो मैं आपको दर्जनों ऐसी मिसालें दे देता हूं कि एक कैदी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिनके बारे में मुख्तलिफ नाम फिर रखे जाते हैं, वो ये साबित करने पर तुले हैं कि खान साहब को उसके घर जैसी सहूलियत जेल में मिलनी चाहिए। ठीक है, ज़रा मुझे बताइए याद करके कि ये हसीन रवैया और किस कैदी के बारे में था? क्या भुट्टो साहब को फांसी नहीं हुई, वो डेथ सेल में रहे? क्या नवाज शरीफ साहब डेथ सेल में नहीं रहे? क्या राना सनाउल्लाह उस नारकोटिक्स के केस में नहीं रहे डेथ सेल में? बेपनाह मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप कर क्या रहे हैं, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? उनके पास एक्सरसाइज मशीन होनी चाहिए, उनके पास टेलीविज़न होना चाहिए, उनके पास अखबारात होने चाहिए, उनके पास बेपनाह वफूद को मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। वो वहाँ पार्टी का सेक्रेटेरिएट बना लें, कोई ख़राबी नहीं है, और फिर भी राज़ी ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये काम अदालतों के नहीं है। हाँ, उनके साथ अगर आम कैदियों की या सियासी कैदियों से हटके कोई जालमाना रवैया हो रहा है तो उसका नोटिस ज़रूर लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि जहाँ इंसानी हुकूक का मामला है, अदालतें वहाँ जो हैं वो इख्तियार रखती हैं कि उसको अंडू करें। मुझे यूँ लगता है कि एक नया टूर्नामेंट शुरू हो गया। ये इस तरह मैं जानबूझ के बड़े भारी दिल के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट और जो पार्लियामेंट है, ये एक ट्रायंगल बन गई है। इस ट्रायंगल में अगर तो मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए काम हो रहा हो तो मुझे और आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उसके ऊपर सवाल उठाएं। लेकिन ये हो ये रहा है कि किसी एक ख़ास पार्टी या किसी एक ख़ास फ़र्द को अगर बेनिफिट देने के लिए, उसको सहूलियात मराआत फराहम करने के लिए हो रहा है तो फिर ये गलत है, क्योंकि ये कानून जो है वो किसी एक शख्स के लिए ओरिएंटेड नहीं होता। ठीक। दूसरी बात यह है अब ये कानून जो है वो दोनों ईवानों से कसरत राय से मंजूर हो गया है। हाँ जी। अब देखना ये है, वो जो आपके सवाल पे आ रहा हूँ मैं, कि अब इसका इंजाम क्या होगा। क्या पीटीआई ये मामला लेके फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट में वही तनाव देखने में आएगा जो आपने देखा, जो फैसला आया था 8-5 का, उसके दौरान क्या नहीं कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो गुफ्तगू हुई, जो वकला के आर्गूमेंट थे, जो जजेस के रिमार्क्स थे, वहाँ वकला कम बोले हैं, जजेस ज़्यादा बोले हैं। हमने तो एज ए लॉ स्टूडेंट भी ये सुना था और एज ए जर्नलिस्ट भी कि जजेस नहीं बोलते हैं, उनके फैसले बोलते हैं, लेकिन जज क्या खूब ठोक बजा के बोले हैं। बस अवामी खिताब करना बाकी था, बाकी तो सब कुछ कहा गया है वहाँ पर। ये अच्छी रवायत नहीं है, ना कानून के लिए ना आइन के लिए। इससे इज्तनाब बहुत ज़रूरी है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हुकूमत को ये इख्तियार होना चाहिए एक कल्ट की तरह से, एक डिक्टेटोरियल रजीम की तरह से, कि वो भी जो चाहे कानून पास कर ले। हम ये भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये तस्लीम कर लिया जाना चाहिए कि लेजिस्लेशन सुप्रीम कोर्ट का नहीं,
पार्लियामेंट का काम है। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, रवायत की बात आपने अभी की, अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फ़ैसला आगे भी देती है फ्यूचर में जाके मुस्तकबिल में, और अगर गवर्नमेंट को वो नहीं पसंद आता फ़ैसला, मैं बात कर रही हूँ, तो क्या पार्लियामेंट जाके उसको फ़ैसले में कोई तरमीम कर देगा? आपसे तो कहा, ये एक मैंने आपसे अर्ज़ की कि ये मुझे लगता है कि एक टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है जिसके अंदर मैचेस पड़ते रहेंगे, कोई जीतता कोई हारता रहेगा, विच इज़ नॉट गुड। ना ही ये सुप्रीम कोर्ट के लिए अच्छा है, ना ही ये हुकूमत के लिए अच्छा है, ना ही ये पार्लियामेंट के लिए अच्छा है। मेरे ख्याल से ज़रूरत इस बात की है कि हर एक वापस अपने आईनी हदूद में चला जाए। एग्जैक्टली। अदालतें इंसाफ मुहैया करें, पार्लियामेंट कानून साजी करे, हुकूमत रमूज़े सल्तनत चलाए। ये सब कुछ गड़बड़ नहीं हुआ हुआ, ये सब कुछ जो गड़बड़ हुआ हुआ है वही आज पाकिस्तान का मसला नंबर 1 है। इसके लिए मेरे ख्याल से जितनी जल्दी बेटर सेंस प्रिवेल करे, जितनी जल्दी सबको होश आ जाए, क्योंकि वो अपनी सियासी लॉयल्टीज़ की वजह से, अपनी हुकूमती मजबूरियों की वजह से, अपने जजों के गुमान की वजह से अगर ये गंद पड़ रहा है तो ये पाकिस्तान के लिए नेक नामी का बायस नहीं है। मैं बहुत भारी दिल के साथ ये कोट करता हूँ कि दुनिया की जो रैंकिंग है उसमें ज़रा आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में इंसाफ कहाँ खड़ा है। 130वें नंबर पर हम हैं, क्या 140वें पर जाना चाहते हैं? हमें बहुत कुछ ऐसा करना होगा कि हमारे इंसाफ का जो ग्राफ है वो बेहतर हो। तो बुखारी साहब, अब जुडिशल एक्टिविज्म जिस तरह से बढ़ती जा रही है, अब इसको कंट्रोल कौन करेगा? अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस तरह से इस मामले को हैंडल करेगा? देखिए, गुजारिश ये है, जुडिशल एक्टिविज्म करती भी सुप्रीम कोर्ट है, ख़त्म भी वही करती है। ठीक है। ये हुकूमती कोई एहलकार या कोई MNA MPA नहीं कर सकता। वो डिबेट कर सकते हैं, वो नई लेजिस्लेशन कर सकते हैं, लेकिन जुडिशल एक्टिविज्म का रवैया तर्क करना ये सारा जजेस के ऊपर मुनहसर है। जजेस अगर खुद ये रवैया तर्क करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा, वरना ये टग ऑफ वॉर जो है वो जारी रहेगी। और जब तक ये टग ऑफ वॉर जारी रहेगी, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। पता ये चला कि आज आप अदालतों का हाई कोर्ट्स ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए, बस एक ही मामला है जिसका फैसला नहीं हो रहा और उसका नाम है PTI। बाकी इंसाफ कहाँ रुल रहा है, किस आम आदमी को इंसाफ मिल रहा है, वो अगर आप एक एनालिसिस करके देख लें तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। तो बुखारी साहब, अब आखिर में इस टॉपिक के कमेंट एक छोटा सा मैं आपसे चाहूँगी। बुखारी साहब, अब क्या लगता है आपको, टग ऑफ वॉर जो है अब क्या सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के दरमियान होगी आने वाले वक्त में? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इसमें ट्रायंगल है, मैं चौथे फरीक का जिक्र जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैं समझ गई, लेकिन वो प्रेशर तो है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि तीनों जो ट्रायंगल के हिस्से हैं, अगर वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों से उदाबरा हो जाएं, अपना अपना जो काम करने का है वो करने लग जाएं, तो इस टग ऑफ वॉर से, इस टूर्नामेंट से जान छूट सकती है। वरना ये कभी कोई हारेगा, कभी कोई जीतेगा और मुल्क का नुकसान होता रहेगा। मैं और आप और ग्रास रूट लेवल के ऊपर फिरने वाला आम आदमी सफ़र करता रहेगा। ठीक है जी। बुखारी साहब, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है 2024 वो कसरत राय से आज मंजूर कर लिया गया है, सेनेट ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रद्द-ए-अमल आता है। कल बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दिया और अब बांग्लादेश में कई तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। पार्लियामेंट को भी डिसॉल्व कर दिया गया है। इस बारे में बुखारी साहब आपसे तज्जिया लेंगे, क्या लगता है आपको, बांग्लादेश में क्या एक साजगार पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बनता नज़र आ रहा है आपको? देखिए, पहली बात तो यह है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हम उससे अनकंसर्न्ड नहीं हो सकते, इसलिए कि एक तो वो हमारे रीजन में है, बिल्कुल। दूसरा एक कभी हमारा हिस्सा रहा है, पाकिस्तान का हिस्सा था वो, लिहाजा वहाँ जो भी हो, अच्छा बुरा, उससे हम मुतासर भी होते हैं और कंसर्न भी रहते हैं, और ये एक नेचुरल बात है। बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अभी तक पाकिस्तान में हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के लोग अभी तक बांग्लादेश में हैं। तो चूंकि लिंकेज इतनी स्ट्रॉन्ग थी तो उसको आप यकसर नहीं मिटा सकते। वहाँ पर पहली बात तो ये थोड़ी सी मैं आपकी तस्दीक करना चाहूँगा, खालिदा जिया ने इस्तीफ़ा दिया नहीं है, ज़बरदस्ती लिया गया है उनसे, डेडलाइन दे के उनसे लिया गया है। वहाँ पर जो कुछ हसीना वाजिद से वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, लोगों का ख्याल ये था कि वहाँ फ़ौज में दाखिलत करेगी और माशाल्लाह लगा देगी। एक तो ये नहीं हुआ, बहुत आसान बात है, बिल्कुल मेरे ख्याल से बहुत ही प्रूडेंट फैसला है वहाँ की फ़ौज का कि हम इसमें नहीं आएंगे। फिर उन्होंने
इतना कॉन्फिडेंस है वो, चूँकि नीयत साफ है ना, उन्होंने कर्फ्यू भी उठा लिया, उन्होंने तालीमी इदारे भी खोल दिए, उन्होंने इंटरनेट भी बहाल कर दिया है एंड ऑल दैट। देखा आपने? हाँ जी। ये होता है उस फौज का कमाल जो सियासी यानी एम्बिशंस नहीं रखती। सही है। और मैं समझता हूँ कि इस खित्ते में ये पहला एक हसीन मॉडल या अच्छा पॉजिटिव मॉडल जो है वो बना है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर पार्लियामेंट तहलील कर दी गई, आपके सामने है कि ये पार्लियामेंट जनवरी के इलेक्शन के नतीजे में बनी थी, जिसमें किसी सियासी जमात ने, मुखालिफ सियासी जमात ने हिस्सा नहीं लिया था। ठीक। ये उन मुल्कों में होता है जहाँ कल्ट फॉलोइंग होती है, जहाँ एक डिक्टेटोरियल रजीम मुसल्लत हो या डिक्टेटोरियल रवैये हों। ठीक। लिहाजा हसीना वाजिद साहबा ने ना कभी आइन की परवाह की, ना कभी रवायत की परवाह की, वो बस सिर्फ अपना इक़्तिदार जो है उसको जारी रखने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे खौफनाक फ़ैसले किए, ऐसा उन्होंने अपनी अपोजिशन को और दीगर सियासी जमातों को इतना उनका गिरद दायरा तंग किया कि आप देख लीजिए खालिदा ज़िया साहिबा जो हैं वो BNP की हेड हैं। BNP एक ऐसी जमात है जो राइट विंगर है, जो यानी बांग्लादेश की जिन्होंने बांग्लादेश की तहरीक आज़ादी में रोल अदा किया हुआ है, जिन्होंने बांग्लादेश को इकोनॉमिक माइट तक पहुंचने के लिए बुनियादी काम किए हुए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो एक ऐसी पार्टी है जो नॉन एंटिटी है। एक बात। दूसरी बात ये कि इसके साथ एक और जमात थी, जमात इस्लामी। हाँ जी। जमात इस्लामी वो जमात है और अभी वहाँ कायम है जो प्रो पाकिस्तान है। ये प्रो पाकिस्तान और प्रो भारत की बात थोड़ी सी कर लेनी चाहिए ताकि हमारे नाज़रीन जो है वो समझ पाएँ। हसीना वाजिद और उनके वालिद बुजुर्गवार जिन्होंने पाकिस्तान को 2 लाख किया था भारत के साथ मिलके, ये प्रो भारत उनके होने के बारे में कोई शक व शुबा नहीं है। आपने देखा उन्होंने मोदी को बुला के, हमने कल भी इसका तज़किरा किया था, आला तरीन सिविल अवार्ड दिया था। हाँ इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान को ब्रेक करने में उनकी मदद की थी, मुक्ति बाहिनी को वहाँ ट्रेन किया था। दर हकीकत वो इंडिया की फ़ौज के लोग होते थे जिनको मुक्ति बाहिनी के कवर में ढाका यानी बांग्लादेश के अंदर, ये उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल किया जाता था और वो अपनी कार्रवाइयाँ करके वापस भाग जाते थे। ठीक। तो ये पुराना जो एक बंधन है वो भी मेरे ख्याल से अब टूटने वाला क्या है, एक तरह से टूट गया है। आप देखिए हालत ये है कि अब वो प्रो भारत जिसके लिए उन्होंने इतना काम किया वो भी उसको सियासी पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। इसको कहते हैं शूमीय किस्मत। मैं आपको एक दूसरा हवाला दूं, जब ईरान में शाह ईरान का तख्ता उल्टा गया था तो उनके जहाज़ को कोई मुल्क लैंड करने की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं था। ये होता है डिक्टेटोरियल रवैयों का नतीजा, ये होता है कल्ट फॉलोइंग का नतीजा। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि 15 साल तक वो विराजमान रही इक़्तिदार पर तसलसल के साथ। उन्होंने अपने मुखालफिन को क्रश किया, उन्होंने जमहूरी रवायात का कला कमा किया, जिन्होंने भी आवाज़ उठाई उनको नेस्तो नाबूद करने का जो रवैया था इनका, हालांकि वो एक खातून थी, उनके दिल में तो रहम का खाना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, लेकिन जो कल्ट है, जो डिक्टेटोरियल रवैये हैं, उनमें रहम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इसलिए हमने देखा कि वो सब कुछ हुआ। वहाँ जितनी बरक रफ्तारी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मिसाल के तौर पे जैसा मैंने कहा कि खालिदा ज़िया साहिबा रिहा हो गई हैं, उनकी BNP पर जो पाबंदी लगी हुई थी वो उठा ली गई है, और जैसा मैंने पहले कहा कि इस सूरत में वहाँ पर एक प्रो भारत रजीम का ख़ात्मा हुआ है। यानी अब जो अगर पार्टी BNP सामने आती है तो वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रो पाकिस्तान हो जाएंगी, लेकिन वो एंटी पाकिस्तान भी नहीं होंगी। खालिदा ज़िया, ये हसीना वाजिद वॉज ओपनली एंटी पाकिस्तान। जिस शख्स ने कभी पाकिस्तान के हक में बात की है उसने उसकी ज़िंदगी का दायरा तंग कर दिया। बिल्कुल। इतनी वो प्रो भारत और एंटी पाकिस्तान थी। दूसरी एक अच्छी खबर यह है कि जब इस किस्म का सियासी हुल्ला गुल्ला होता है या हंगामा खेजी होती है तो उसके बाद फैसले सही हुए हैं या नहीं हुए हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी हम ये देख रहे हैं कि अबूरी हुकूमत के लिए, एक तो जैसा मैंने पहले कहा, मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ फ़ौज को, उन्होंने कहा जी हम एक अबूरी हुकूमत बनाएंगे जिसमें एक गैर मुतनाज़ा शख्स जो है उसको हेड करेगा। और हम सुन रहे हैं कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, हाँ जी, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, उनको उन्होंने कहा कि आप चीफ एडवाइज़र बन जाइए अबूरी हुकूमत के। उन्होंने ख़ुद भी कहा है कि जो डेवलपमेंट्स हुई हैं बांग्लादेश में, मुझे यूँ लगता है, ये उनका बयान है कि कौम आज़ाद हो गई है।
ये एक बंगाली इंटेलेक्चुअल का, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट का इजहार ख्याल है वहाँ की डेवलपमेंट के बारे में। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे भारत की इन्वॉल्वमेंट जो थी बांग्लादेश में, अब हसीना वाजिद का जो अंजाम हुआ है, इवन भारत भी रखना नहीं चाह रहा, अभी तो खैर वहाँ पर वो मौजूद है, लेकिन भारत भी उनको परमानेंटली नहीं रखेगा कभी भी। तो अब ये तो सबक है, अगर देखा जाए तो ये तो सबक है इस वक्त बांग्लादेशियों के लिए। अगर कोई कल को भारत की तरफदारी करेगा, उसके पास हसीना वाजिद की एग्जाम्पल ज़रूर मौजूद है। ये सबक सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए नहीं है, इससे तो पूरी दुनिया को सबक सीखना चाहिए ना, कि जहाँ डिक्टेटोरियल रवैये होंगे, जहाँ कल्ट फॉलोइंग होगी, वहाँ फिर क्या होता है। अब आप देखिए कि हम सुन रहे हैं कि वो यहाँ से भी चलती बनेगी, भारत में भी वो ज़्यादा देर नहीं रहेंगी, शायद फिनलैंड जाएंगी, ये पॉसिबल अमेरिका ने भी उनका वीज़ा रिजेक्ट कर डेस्टिनेशन है। आप ये देखिए रवैये किस तरह बदलते हैं। सही बात। Until yesterday or day before yesterday she was the prime minister of an independent country जिसके पास अमेरिकन वीज़ा था, और एक रात में वही अमेरिका जो है उसने उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया है। तो ये इसको कहते हैं शुमिए किस्मत। ये जब आपकी जो करतूतें आप करते हैं उसके नतायज भुगतने के लिए फिर आपको तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश में होने वाले वाक़यात और पाकिस्तान में सियासी जो गहमा गहमी है उसका कोई आपस में लिंक है या नहीं है। तो मैंने जैसे शुरू में कहा कि हम चूँकि एक ही बैकग्राउंड है, एक ही साइकी है, एक ही तरह की पॉलिटी है, यानी पॉलिटिकल रवैये भी ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, तो मुमासलत एज सच नहीं है, क्योंकि वहाँ युद्ध जो है वो एक सियासी जो हुकूमत थी जो डिक्टेटोरियल रवैया रखती थी उसके, और दूसरी सियासी जमातें जिनके ऊपर जिनका दायरा तंग किया हुआ था, और उनका जो स्टूडेंट्स थे, जो उनके स्टूडेंट्स ने, असल में तो ये सारा किया धरा जो है वो स्टूडेंट्स का है, जिन्होंने वहाँ जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद की और अल्टीमेटली हसीना वाजिद साहब को रुखसत किया है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ माहौल मुख्तलिफ है, हमारे यहाँ ग्राउंड रियलिटीज़ भी मुख्तलिफ हैं, किसी और प्रोग्राम में उसकी बात करेंगे। अच्छा बुखारी साहब, अब इंडिया चाह रहा है कि जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट है वो वहाँ पर आए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि हिंदुस्तान की फ़ौज ने बांग्लादेश की फ़ौज ने अभी तक तो ये साबित किया है कि द हेल विद इट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, बट यू नेवर नो, जैसा मैंने कहा कि इस खित्ते में हमदर्दियाँ, सियासी वाबस्तगियाँ और रवैये बदलने में देर नहीं लगती है। यू नेवर नो, अगर, क्योंकि एक बात मैं बता दूं आपको, ये नहीं हो सकता कि इतने तवील अरसे तक प्रो भारत रजीम के रहने के बाद हिंदुस्तान खामोशी से बैठ जाएगा। हिंदुस्तान की ये कोशिश होगी कि कोई ऐसी सियासी कुव्वत बरसरे इक़्तिदार ना आए जिसका रवैया हिंदुस्तान की तरफ एंटी और पाकिस्तान की तरफ प्रो हो। इसके लिए वो कुछ भी करेंगे। रॉ विल गो टू एनी एक्सटेंट टू मेक श्योर कि ऐसी हुकूमत आए जो प्रो भारत हो। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अब क्या लगता है आपको, हसीना वाजिद कभी दोबारा सियासत में आएंगी? क्योंकि बेटे ने तो मुस्तरद कर दिया कि नहीं आएंगी। मतलब है जब उनका अपना बेटा ये कह रहा हो कि बस इट इज़ एनफ और गुड बाय मामा, तो फिर मेरे ख्याल से इसके ऊपर स्पेकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश में जो कुछ उनके खिलाफ हो चुका है उसके बाद उनकी पजीराई का कोई इम्कान बाकी है। मैं इसको मुकम्मल तौर पर रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये आने वाले चंद सालों या इस दिहाई में शायद ना हो। ठीक है, मतलब बांग्लादेश की आवाम ने भी हसीना वाजिद को गुड बाय कर दी है। उनको जब तक चालू नहीं कर दिया और उसके बाद उन्होंने जिस तरह उनकी लेगेसी को मिटाया है, जिस तरह शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे तोड़े गए हैं, जिस तरह उनके घर में बैठ के घुस के जो प्राइम मिनिस्टर हाउस था उसकी तज़हीक की गई है, मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के अवाम फिर दोबारा उनको जल्दी एक्सेप्ट करने वाले। ठीक है, अब देखना यह कि बांग्लादेश में क्या सूरत हाल बनती है, क्या मज़ीद तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरान ने मिसाइल लॉन्चर्स की मुंतकली शुरू कर दी है। बुखारी साहब, क्या लग रहा है आपको, ईरान कोई बड़ा जवाब देने वाला है इसराइल को? देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरानी रवायत में जब लाल रेड परचम जो है ये लहरा दिया जाता है तो उसका मतलब यह है कि उस कौम पर बदला वाजिब हो गया है। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से इसमें कोई ढके छुपे लफ्ज़ नहीं है, ये वाज़े तौर पे ईरान इसका ऐलान कर चुका है। जो आयतुल्लाह ख़मेनेई हैं उन्होंने तो बाकायदा हुक्म दिया है कि इसका बदला लें और हमला करें इसराइल के ऊपर। लेकिन वो जो अमेरिका या इसराइल या उसके हवारी समझ रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई गलत मलत फैसला करके छोटा मोटा ड्रामा करके बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं सही समझा हूँ, और मैं ईरानियन साइकी को चूँकि मैं
दावा करता हूँ कि मैं ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद से ईरान की जो लीडरशिप है उसको काफ़ी हद तक समझता हूँ। तो मेरे ख्याल से ईरान की जो यानी हुकूमत है या ईरान की जो इस वक्त यानी क़यादत है वो 3 प्रोंग स्ट्रेटजी पे काम कर रही है। ठीक है। पहली है साई वॉर। ये वो होती है कि एक दहशत फैलाते हैं आप ग्रास रूट लेवल पर आवाम में कि दुश्मन जो है वो हमें पड़ने वाला है। दूसरी है वॉर ऑफ नर्व्स, एसाबी जंग। एसाबी जंग का मैं नतीजा आपको बताऊं कि चूंकि इजरायली मालदार होने के साथ साथ बुज़दिल भी हैं, बिल्कुल, इसलिए जब से ये ईरान ने हमले का ऐलान किया है ज़रा वहाँ भागने वालों की तादाद देखें कि उनके एयरपोर्ट्स पर तिल धरने की जगह नहीं है और अगले कई हफ्तों तक सीटें नहीं मिल रही लोगों को भागने के लिए वहाँ से। ये हकायक है, ये रिपोर्ट हो रहे हैं दुनिया में, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कि जितने भी सेटलर्स ला के बिठाए गए थे गजा के इलाके में या फ़लस्तीनी इलाकों पर, वो सारे अपने अपने घर छोड़ के भाग के वहाँ तल अवीव के एयरपोर्ट्स पर बैठे हुए हैं। एक बात। तीसरी होती है रवायती जंग, वो है कन्वेंशनल वॉर। तो ये 3 प्रोंग स्ट्रेटजी ने काफ़ी अनर्व किया हुआ है अमेरिका को भी, इसराइल को भी और उसके बाकी हवारियों को भी। लिहाजा जो आपको अचानक एक्टिविटी में तेज़ी नज़र आ रही है ना, अमेरिका अलग परेशान है, वज़ीर ख़ारजा साहब कह रहे हैं नहीं जल्दी से जंगबंदी होनी चाहिए। ये कहाँ मरे हुए थे पिछले 9 महीने से? बिल्कुल। इनको कहाँ मौत पड़ी हुई थी कि जब 40,000 से ऊपर लोग शहीद कर दिए गए, 1 लाख के करीब लोग माजूर कर दिए गए जख्मी कर करके, उस वक्त कहाँ थी इनकी ये तेज़ियाँ? ये अब जो मौत पड़ रही है इनको तेज़ी की, तो ये उस वक्त कहाँ थी? एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि ये अननर्व होना जो है ये इस बात को साबित करता है कि ईरान कैसे स्ट्राइक करेगा उसके बारे में सभी परेशान हैं। पहली वारदात जो हुई थी, जो यानी ईरान की तरफ से जो हमला किया गया था, वो अनाउंस था, बताया गया था हम अटैक करेंगे, लोगों को पता था कितने घंटे में मिसाइल वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। एक तरफ सीरिया बैठा है जो प्रो ईरान है, वहाँ ईरान की प्रेजेंस मौजूद है। दूसरी तरफ लिबनान है जहाँ पर हिजबुल्लाह बैठी हुई है। एक तरफ यमन है जहाँ पर हौजी बैठे हुए हैं। ईरान अकेला हमला नहीं करेगा, तो ना ही तो बहरी ट्रैफिक चलेगी इनकी जिसके ज़रिए ईरान को तफसील पहुँचती है, चाहे वो असला है, चाहे वो खाने पीने की अशिया है, जो भी सप्लाईज़ हैं वो तो कम्प्लीटली बंद हो जाएंगी। और 4 तरफ से जब हमला होगा तो फिर मैं देखूँगा कि वो आयरन डोम कहाँ गया, फिर मैं देखूंगा कि हाउ मच कैन। अभी आपने हाल ही में देखा क्या हुआ है, जो इजराइल सीरिया की तरफ से जो गोलान हाइट पे हमला हुआ है, इजराइलियों के होश उड़े हुए हैं कि क्या हुआ है। इसी तरह से लिबनान की तरफ से जो हमला हुआ था जिसमें 14, कोई कहता 14, कोई कहता 24 इजरायली हिलाक हुए थे। ये सारे कुछ अननर्व करने के लिए काफ़ी हैं। और अगर ये 4 प्रोंग्ड अटैक होगा इजराइल के ऊपर तो उसके लिए जान निकली जा रही है अमेरिका की भी, इजराइल की लीडरशिप की भी, बरतानिया की भी, दूसरे मुल्कों की भी। लिहाजा जल्दी 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 को जंगबंदी का रास्ता ढूंढा जा रहा है। अब जो है वहाँ अमन, मेरा ज़ाती ख्याल है इसके बावजूद कि गज़ा को बर्बाद कर दिया उन्होंने, अब वहाँ पर इसराइल की टर्म्स पर मुआहदा नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। आपने देख लिया ना कि जो हमारे सामने इस वक्त ये कागज़ रखे हुए हैं, इसमें जो एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है वो एग्रेसिव इसराइल की नहीं है, डिफेंसिव इसराइल की है कि वो ईरान के हमले के तहत अब कोने कदरे ढूंढ रहे हैं। तो बुखारी साहब, जिस तरह से अभी आपने बिल्कुल ठीक बात की कि ये लग रहा है कि वॉर ऑफ नर्व्स लग रही है ईरान की जानिब से, कहीं ना कहीं इसराइल डरा हुआ है। तो अगर ईरान को बड़ी बर वक्त इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, अगर तो उनका प्लान है कि हमने जंग करनी है, इसराइल को सबक सिखाना है, पहले भी अर्ज किया, तो ये ना हो कि इसराइल पहले ईरान पे हमला कर दे। देखिए उसके इशारे हमें मिले हैं, जो उन्होंने अपने सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ मुलाकात की है नेतन्याहू ने, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है या इस इम्कान का इजहार किया है कि क्यों ना पहले प्रिएंटिव स्ट्राइक कर दी जाए। इसका भी अब वक्त नहीं है। मैंने आपसे कहा कि ईरान ने अगर ये फैसला कर लिया है कि हमने बदला लेना है, जैसा कि अपेरेंटली दिखाई दे रहा है, हाँ जी, तो इसराइल ब्लीड तो करेगा, ये मेरा मानना है। ये मैं इसको समझता हूँ कि ऐसा होगा। लिबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हौजी, सीरिया से ईरान समेत सीरियंस और ईरान से ईरान अगर हमला करेंगे तो वो स्ट्राइक बहुत डीप होगी और बहुत खौफनाक होगी। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ ए नेशंस प्राइड।
जिसको आपने पेनिट्रेट करके उसका मेहमान शहीद कर दिया है, उसको अपनी पोजीशन को विंडिकेट करना है। ठीक। तो इसके लिए कुछ भी हो सकता है मेरे ख्याल से। वी शुड कीप आवर फिंगर्स तो बुखारी क्रॉस्ड। साहब, इजराइल बहुत स्ट्रांग है ना कहीं अमेरिका साथ खड़ा है, जॉर्डन, इजिप्ट इनके साथ खड़े हैं। अमेरिका की कुव्वत जो है वो अगर उसके एलाइज जो हैं, जो उसके स्पॉन्सर हैं, उनको आप जरा थोड़ी देर के लिए दूर कर दें, फिर देखें इसराइल कितना बहादुर है। लेकिन अभी अब तो तक खा चुका होता ना सबको, अगर इतना ही बहादुर था तो अब तक खा चुका होता ना। ये जो तबाहकारी उसने की है, ये सिर्फ इसलिए है कि इस खित्ते की मुसलमान हुकूमतें हैं, उनकी ये लाचारगी है, उनकी ये बेहिसी है। अगर आप अपने ऊपर से ओवरफ्लाई ना करने दें, अपने रास्तों से सप्लाईज गुजरने न दें। इसराइल इज़ ए लैंडलॉक कंट्री। मैं अवॉइड कर रहा था, लेकिन आप मुझे इस तरीके से प्रोवोक करती हैं। मैं कहता हूँ डूब मरने का मकाम है पूरी की पूरी मुस्लिम क़यादत के लिए कि इतनी हलाकतों, इस किस्म की तबाही के बावजूद वो चुप है। ये खून जो है, इसका हिसाब पूरी उम्मत मुस्लिमा को देना पड़ेगा। मेरी बात याद रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कल होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये परसों होगा, लेकिन ये होगा ज़रूर। इतना जुल्म वो जो ऊपर बैठा है उसकी बर्दाश्त से भी बाहर है, और जब कोई बात उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए फिर ज़मीन पे क्या होता है ये हम इसके मज़ार कई दफ़ा बुखारी साहब, उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि ईरान जो है इनको एक सख्त किस्म का जवाब दे इसराइल को, ताकि इसराइल जो है दोबारा इस किस्म की कोई भी कार्रवाई किसी के मुतालिक ना करे। अभी प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।